प्रति मन हमेशा कृतज्ञता से भरा ही रहता है, सम्मान से भरा ही रहता है। तो उनको स्मरण करते हुए मैं राहुल मेरा परिचय देता हूँ। संक्षेप में, मैं यवतमाल में रहता हूँ। मेरे परिवार में मेरी श्रीमती जी, पत्नी माधवी है, बेटा जी है और माता जी है। और हम सब जो है लगभग 2010 से हम सब लोग मतलब परिवार और परिवार समूह से भी हम जुड़े हैं। 2010 से अध्ययनरत है और मेरे साथ एक परिवार समूह भी है। हम सब लोग मिलकर लगभग 16 फैमिलीज है जो यवतमाल में एक मानव चेतना विकास अभ्यास केंद्र के नाम से एक अभ्यास स्थली है। वहाँ सब अध्ययन और अभ्यास के अर्थ में अध्ययनरत है, जिसमें 5 आयामों के काम हो रहा है सब लोग मिलकर, और साथ में शास्त्राध्ययन भी हो रहा है, जिसके आधार पर हम लोग इन 5 आयामों में अच्छे से भागीदारी कर पाते हैं। और ये यहाँ हमारे यवतमाल में जो परिवार समूह है, वहाँ पे जो जितनी भी भागीदारी होती है वो सब परिवार सभा विधि से निर्णय प्रक्रिया को लेकर हम लोग करते हैं। तो मैं इतना एक संक्षेप में परिचय देकर आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो पिछले 2 दिनों का जो सत्र रहा वो आप लोगों ने सुना ही है अभी तक। तो पहले दिन जो है वो इस गोष्ठी का जो मेन विषय है, चेतना विकास के लिए अध्ययन, वातावरण और प्रवृत्ति परिमार्जन, इसको लेकर हमारे जो ज्येष्ठ प्रबोधक जन हैं उन्होंने अपनी बात को रखा, जिससे हमको काफी स्पष्टता मिली। दूसरे दिन जो है इसका एक व्यवहारिक और तार्किक स्वरूप हम सभी लोग सुन पाए, समझ पाए। इसमें विद्यालयों की प्रस्तुति भी रही। और अभी जो ये तीसरा दिन है, इस दिन हम लोग सब मिलकर इसको आवाज नहीं आता, खुले मन। आवाज नहीं आ रही है भैया? श्रवण भैया आ रही है ना भैया? आ रही ठीक है। हाँ, अभी तीसरे दिन जो है हम सब लोग मिलकर इसमें 3 गोष्ठियां जो है उसमें अपन जो है पहली गोष्ठी में है, जिसका नाम जो है चेतना विकास, मतलब जिसका विषय जो है चेतना विकास के लिए विद्यालय में वातावरण एवं विद्यालय का स्वरूप, इसका विषय है। इस विषय को लेकर हम लोग सब इकट्ठा हुए हैं और मेरे साथ लगभग 7 स्पीकर से वक्ता है जो सब अध्ययनशील है और अपने परिवार के साथ इस प्रक्रिया में लगे हुए हैं। मैं उनका भी परिचय करवा देता हूँ। शुरुआत में मैं पहले इस विषय को थोड़ा खोल दूं, जिससे कि सभी वक्ताओं को थोड़ा एक प्लेटफॉर्म मिले, एक आधार मिले आगे, और सभा को भी समझने का अर्थ में एक वातावरण तैयार हो। और फिर मैं वक्ताओं के शॉर्ट परिचय के साथ आगे हम लोग बढ़ सकते हैं। तो जैसे कि हमारा विषय है चेतना विकास के लिए विद्यालय में वातावरण एवं विद्यालय का स्वरूप, तो जैसे एक व्यवहारिक स्वरूप को हम जब देखते हैं, जैसे मेरा बेटा है, एक 4-4.5 साल का है उसका अभी शरीर का आयु। तो हमने देखा कि जैसे वो परिवार में जैसे उनका जन्म हुआ और जैसे भी अध्ययन से हमारे पास जितनी सूचनाएं आई उसके आधार पर हम समझ सक रहे हैं अभी कि बच्चा अपने परिवार में जो भी आजू बाजू में होता है उस सबको यथावत जैसा है वैसा अडॉप्ट करने का प्रयास करता है, अनुकरण अनुसरण करने का प्रयास करता है। अपने भाई बहन जैसे खेलते हैं, चलते हैं, बोलते हैं, माँ बाप जैसे बोलते हैं, चलते हैं, इन सब को जैसा यथावत जो है वो अडॉप्ट करने का प्रयास करता है, अनुकरण अनुसरण पूर्वक। और उसी के साथ जैसे हम देखते हैं कि परिवार में अगर मैं अपने परिवार की भी बात करूं, अगर हमारी कोई बात हमारा बेटा नहीं मानता है तो हम कभी कभी ऊंची आवाज में बात कर लेते हैं, या हमारी पत्नी कभी कभी ऊंची आवाज में बात कर लेती है। तो बच्चा भी एकदम सटीकता से उसको पकड़ता है और वो भी अपनी बात को मनवाने के लिए कभी कभी ऊंची आवाज में बात कर लेता है। तो इसका मतलब ये है कि हम जैसा भी व्यवहार और कार्य का स्वरूप अपने परिवार में रखते हैं या होता है, उसको बच्चा यथावत अडॉप्ट कर लेता है, यथावत अनुकरण कर लेता है, अनुसरण कर लेता है। तो अब इसी चीज को हम जब बच्चा जैसे 2.5-3 साल का हो जाता है तो परिवार के वातावरण से वो स्कूल में शिफ्ट हो जाता है। तो जैसे मेरे बच्चे को मैं नर्सरी के कक्षा में जब छोड़ने गया तो मुझे जो लगा कि मैं जब उसका हाथ छोड़ रहा था या वो उस वक्त मेरे तरफ देख रहा था और स्कूल की तरफ देख रहा था, तो मैंने उसके भाव को पढ़ने की कोशिश की तो मुझे लगा कि वो देख रहा था कि परिवार में मुझे जो माता पिता और भाई बहनों से पोषण संरक्षण मिला, जो वातावरण मिला, अपनी जिज्ञासाओं को खुले मन से प्रस्तुत करने का अवसर मिला, या मेरी गलती भी होती हो तो उसको स्वीकार करते हुए मुझे सब लोग दिखे, एक विश्वासपूर्ण वातावरण परिवार में मिला, क्या यही वातावरण मुझे इस स्कूल में मिलेगा? इस प्रश्न और इस शंका के साथ वो स्कूल की तरफ भी देख रहा था और मेरे तरफ भी देख रहा था। मेरे तरफ जब देख रहा था तो मुझे ऐसे लगा कि ये मैं अपनी बीती बोल रहा हूँ आपको
कि मेरे तरफ जब देख रहा था तो मुझे ऐसे लगा कि वो सोच रहा है कि पापा अगर मुझे यहाँ पे भेज रहे हैं, इसका मतलब ये है कि जो वातावरण मुझे परिवार में था ऐसे ही लोग यहाँ होंगे, इसीलिए मुझे इस स्कूल में डाल रहे हैं। तो ये जो बात मैंने आखिरी वाली कही, इस विश्वास को अगर हमारा स्कूल निभा पाता है, हमारे शिक्षक और हमारा शिक्षा व्यवस्था निभा पाता है, तो बच्चा जो है चेतना का विकास पक्का कर सकता है, ऐसा हमको लगता है। क्योंकि वो जैसे ही स्कूल में जाता है तो स्कूल में उसको संबंध, जैसे परिवार में थे स्कूल में और भी संबंध मिलते हैं, जैसे दोस्त मिलते हैं, शिक्षक मिलते हैं, है ना। तो शिक्षक अगर वहाँ पे संरक्षक और मार्गदर्शक की भूमिका को स्वीकारते हैं, बच्चों के भाव को अच्छे से पढ़ते हैं, और दोस्त जो है वो भाई बहन संबंध में अच्छे से एक दूसरे के साथ पूरक होकर, कंपटीशन की जगह पूरकता को निभाकर अगर आगे बढ़ते हैं, तो मुझे लगता है कि हम जो चाह रहे हैं कि बच्चे में चेतना का विकास हो, क्योंकि इसी को, जैसे हम लोग स्कूल में बच्चा स्कूल में दाखिल हो जाता है तो यहाँ जो वो अपने माता पिता भाई बहनों को अनुकरण अनुसरण कर रहा था, तो वहाँ वो शिक्षक के व्यक्तित्व को अपने में ढालने का प्रयास करता है। और उस व्यक्तित्व में अगर मानवीयतापूर्ण आचरण का पुट हो, तो बच्चा उसी को अपने में ढाल के अपने में चेतना जो है वो उन्नत चेतना की ओर बढ़ता हुआ दिखता है। तो इसी को हम आगे बढ़ाते हुए, जब बच्चा इसको सही वातावरण मिल जाता है, स्किल के प्रति श्रेष्ठताओं को चुनता है, और समझने के प्रति किसी को स्कूल में जो है अपने शिक्षकों को चुनता है, और उस अर्थ में जब वो 16 या 18 साल का हो जाता है, तो ऐसा अगर हम लोग वातावरण बच्चों को देते, तो एक स्वायत्त मानव के रूप में उभरता है, और आगे परिवार मानव और व्यवस्था मानव के रूप में समाज में खड़ा रहता हुआ हमको दिखता है। ऐसा अगर होता है तो हम जो अपेक्षा कर रहे हैं कि समाज में अभय हो और शिक्षा का वातावरण से बच्चों में प्रवृत्ति परिमार्जन होकर चेतना के विकास के अर्थ में मानव, देव मानव और दिव्य मानव तक के उनका यात्रा हो, ये सफल होंगे, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। तो इस क्रम में इस सभा को एक प्लेटफॉर्म मिले और एक बात को थोड़ा खुलापन मिले, इस अर्थ में जितने भी प्रयास पूरे महाराष्ट्र में हुए हैं, तो मेरे साथ लगभग 7 भाई बहन हैं जो अपनी बात को खुले मन से रखेंगे, अपने प्रयासों को खुले मन से रखेंगे। और आप सभी से, जितने श्रोतागण हैं यहाँ पर, हम आप सभी से भी विनती है कि आप भी, आपके मन में जो भी प्रश्न आए वो चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। यथावत जैसे आज का सभा का समय रहेगा तो हम लोग उसका उत्तर करने का प्रयास करेंगे। तो मैं इस सभा को आगे बढ़ाते हुए पहला जो वक्ता के रूप में मैं आमंत्रित कर रहा हूँ अमित भैया, जो कि अकोला से है, और वो जो है वो शिक्षक की योग्यता को लेकर आपके साथ बात करेंगे कि शिक्षक की योग्यता कैसी होनी चाहिए, जिससे कि बच्चा जो है उसको उसके व्यक्तित्व को अनुकरण कर पाए। तो मैं अमित भैया को आमंत्रित करता हूँ आगे की वक्ता के लिए। राहुल भैया ऊपर 6 से लेकर 8 मिनट के बीच में रखेंगे, ऐसा मैं उनसे अनुरोध करता हूँ। राहुल भैया ऊपर रिमेनिंग टाइम आ रहा है, तो उसी टाइम में अपने को खत्म करना होगा, नहीं तो रूम बंद हो जाएगा, तो ऐसा सब लोग ध्यान रखेंगे। जी 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 श्रवण भाई। जी सभी को नमस्ते। जी मेरा संक्षेप में परिचय देता हूँ। मेरा नाम है अमित राउत और मैं अकोला में रहता हूँ, और मैं तो शिक्षा के बैकग्राउंड से नहीं हूँ। जो मेरी श्रीमती जी है वो आज यहाँ प्रस्तुत होने वाली थी, तो कोई कारणवश ये जिम्मेदारी मेरे तरफ आई है, तो मुझे लगता है एक सहयोग भी है, क्योंकि जो हमारे बेटा जी है प्रेम, उनके जन्म के बाद मैं अभिभावक और शिक्षक के रूप में स्वयं को देख रहा हूँ और अध्ययनशील हूँ। उसी में जो कुछ अनुभव है उसको आपके साथ साझा करने की कोशिश कर रहा हूँ। मुझे लगता है पिछले 2 दिनों में तात्विक रूप में ये बात रखी है मृदु दीदी ने और सुचित्रा दीदी ने काफी अच्छी तरह से। तो मैं अपनी भाषा में जितना मुझे मेरी स्थिति गति की इसमें है, तो शिक्षक की योग्यता अपने स्वयं को लेकर उसके इसमें बात रखने की कोशिश करता हूँ। तो सबसे बड़ी बात मुझे लगती है कि प्रचलन शिक्षण व्यवस्था में शिक्षक की योग्यता एक डिग्री मात्र है, और जैसे हम उसको मध्यस्थ दर्शन की रोशनी में दिखते हैं, तो मुझे लगता है शिक्षक का अभिभावक होना एक महत्वपूर्ण योग्यता है, ऐसा मुझे लगता है, जो मैं अपने आप में देख रहा हूँ। तो क्योंकि ये जो अभी राहुल भैया ने शुरुआत में प्रस्तावना में कहा कि भावमयता होना, मुझे लगता है काफी अहम मुद्दा है शिक्षा के इसमें। उसके सिवा संबंध तो बेस पर ही हम आगे बढ़ सकते हैं, उसके अलावा शिक्षा का काम होगा नहीं, ऐसे मुझे लगता है। और जैसे मैंने देखा है हमारे प्रेम बेटा जी के साथ, तो मुझे, और ये मैंने उसको जांचा भी है कि अनुसरण
अनुकरण पूर्वक ही बच्चा आगे बढ़ता है। तो ये अहम मुद्दा है मुझे लगता है एक अभिभावक, एक शिक्षक के लिए, कि उसका अध्ययनशील होना, उसका खुद के प्रति प्रामाणिक होना, ये काफ़ी मुझे एक महत्वपूर्ण योग्यता के रूप में लगता है। और एक पात्रता का मुद्दा भी साथ में आता है कि पात्रता का विकसन अपने अध्ययन गति में हमेशा लगातार उसको जांचने की एक योग्यता एक शिक्षक में हो, ये मुझे एक आवश्यकता लगती है। दूसरा, एक तात्विक रूप में जो बाबा जी ने बिंदु रखे हैं उसकी तरफ मैं अपना ध्यान आकर्षण करना चाहता हूँ कि स्वयं में विश्वास, व्यवसाय में स्वावलंबी, व्यवहार में सामाजिक और व्यक्तित्व और प्रतिभा में संतुलन, ये काफी एक अहम मुद्दे हैं एक शिक्षक के लिए, ताकि जब हम उसके दर्शन के रोशनी में बात करते हैं तो इन्हीं पैरामीटर्स पे हमारा भी जांचना, जो मुझे लगता है कि एक विद्यार्थी के रूप में, एक जो हमारा शिशु है वो अपने आयु के अनुसार, आपको कभी कभी वो एक बड़ा वर्ग हो तो आपको तर्क के रूप में भी आपको जांचना शुरू कर देता है, तब आपकी योग्यता पात्रता का वहां पर एक महत्वपूर्ण मुद्दा होता है कि आप उसको ये बात कैसे उसको बता पाए। दूसरा, एक मृदु दीदी ने बात कही, वो मुझे काफी अच्छी लगी कि प्रचलन जो शिक्षा व्यवस्था है, वो प्रचलन शिक्षा व्यवस्था का आकलन भी एक शिक्षक को होना, जैसे हम अभी ट्रांसफर कर रहे हैं अध्ययनशील गति में, एक अनुभवगामी की तरफ हम जा रहे हैं, तो प्रचलित शिक्षा व्यवस्था में उसको कैसे जोड़ना है। जैसे उदाहरण तौर पर जैसे प्रेम बेटा जी के साथ हम बात कर रहे थे, तो एक जैसे एक बाप का जो प्रयोग हुआ जेम्स वेट का, तो उससे काफी यांत्रिक गति बढ़ी, दूर संचार का एक दूरगमन का एक जो माध्यम उससे उपलब्ध हुआ ट्रेन के रूप में, तो एक मानव जाति के रूप में उसको कैसा जोड़ सकते हैं, ये काफी एक मुझे लगता है ऐसा एक जो आकलन होना और उसको दर्शन के साथ जोड़ना, एक मानवीय परंपरा के रूप में बच्चों को आगे जो हमें दिखाना है कि हमें और उसको जो अभी शेष रहा है उसका मानवीकरण रहा है और जो भौतिक रूप में हुआ है, तो उसको एक आकलन रूप पूर्वक जोड़ने की योग्यता भी एक शिक्षक के रूप में होना चाहिए, ऐसा मुझे खुद लगा और उस पर मैं खुद काम कर रहा हूँ। और एक मुद्दा जो मुझे लगा कि एक शिक्षक का प्रामाणिक होना काफी महत्वपूर्ण है। जब हम अध्ययनशील है और अनुभवगामी विधि से जा रहे हैं, तो हमें अपने में भी जो है तो परिमार्जन जो करना है प्रवृत्ति का और साथ में बच्चे का, तो बच्चा भी आपको प्रवृत्ति में देखता है। जैसे हमारे प्रेम पिताजी बात करते हैं तो वो भी आपको साथ साथ जांचते रहते हैं कि भाई आप में तो ये प्रवृत्ति दिख रही है, तो इसको आप कैसे कर रहे हैं। तो हम उसको खुले मन से रखें कि भाई हाँ ठीक है, हाँ ये भी मैंने कर पाया, नहीं तो आप देख पाते उसका मूल्यांकन करवाते हैं, तो विद्यार्थी की से भी शिक्षा का मूल्यांकन होते रहता है और उसको देखते हुए हमें और अपने अध्ययन की तरफ ज्यादा फोकस करने की एक आवश्यकता बनती है। दूसरा बात ये मैं उसमें एक ये पाया कि विद्यार्थी जो शिशु होता है, जैसे मैं प्रेम बेटा जी का भी 7-8 साल के हैं, तो उसको मैं देख पाया कि मूलतः ही जो विद्यार्थी और शिशु होता है वो न्याय का याचक होता है, वो तो व्यवस्था को स्वीकृत किया ही रहता है, वो तो आपको योग्य माने ही रहता है, बस आपको योग्यता का अर्जन करना है और वहां पर भी आपका सतत आप एक और अभी जो शिक्षा का जो है कि ये एक 4 और 8 घंटे की जो बात रखने की है जैसे महाविद्यालय में है, उसके बाद भी बच्चा 24 घंटे पढ़ा रहता है, उसके मन में कभी भी एक शंका आती है, कभी भी एक जिज्ञासा होती है, तो उसके जिज्ञासा को आपको समाधानित करने के लिए आप तत्पर रहे, ये भी एक योग्यता शिक्षक में होना मुझे एक अभिभावक के तौर पे आवश्यक लगता है। तो मुझे लगता है कि समय के इसमें देखते हुए तात्विक रूप में काफी पहले ही बातें रखी है, तो राहुल भैया समय को देखते हुए मुझे लगता है मुझे जो एक अनुभव आए और एक जो योग्यता शिक्षक मिल लगी और जिसको मैं अभी देख रहा हूँ अपने रूप में आगे, तो मैंने संक्षेप में रखने की कोशिश की। मुद्दा तो काफी विस्तार का, इसके काफी आयाम है, लेकिन उसको अभी इतना समय भी नहीं है, तो मुझे संक्षेप में मैंने लगता है मेरी बात रख दी है, तो मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। आपने सभी को मेरे सुना और मुझे यह अवसर मिला और मैं काफी कृतज्ञ हूँ बाबा जी का कि जिनके वजह से मैं आज यहाँ प्रस्तुत हुआ और ये मुझे शिक्षा पे बोलने का मौका मिला, तो एक सहयोग समझता हूँ और बाबा जी को काफी नमन करता हूँ और अपनी बात को विराम देता हूँ। धन्यवाद श्रवण भैया और राहुल भैया। बहुत बढ़िया अमित भैया, एक संतुलित एवं अपनी जीने से जोड़कर आपने बात रखी कि शिक्षक की योग्यता क्या होनी चाहिए एक अभिभावक के स्तर पर भी, और आज रेखा दीदी यहाँ पे प्रस्तुत नहीं हो सकी, तो एक पति पत्नी संबंध में जो एक पूरकता होती है वो भी हम देख पा रहे हैं आज, और बहुत बढ़िया से बात रखी है। मैं इस क्रम में और अपने समय में रखी, इसलिए आपका अभिनंदन।
और मैं इसके बाद अभी जो है प्रतिभा दीदी को आमंत्रित करने जा रहा हूँ। तो प्रतिभा दीदी आप जो है विषय के विद्यार्थियों में आयु के अनुसार आवश्यकता क्या होती है इसको आप अच्छे से रखेंगे। और प्रतिभा दीदी पुणे में रहती है और अपने पूरे परिवार के साथ अध्ययनरत है। प्रतिभा दीदी आवाज आ रही है? प्रतिभा दीदी? जी भैया। हाँ जी भैया आवाज आ रही है। कंटिन्यू कर सकते दीदी आप। जी भैया वीडियो शुरू करें। हाँ जी मैंने शुरू किया है। हम सुन पा रहे? हाँ आप लोग मेरा आवाज सुन पा रहे हैं सब लोग? आप बोलिए मेरी दीदी। आवाज आ रही है भैया? जी दीदी आवाज आ रही है, बिल्कुल अच्छी आ रही है। जी 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 जी। पूज्य बाबा जी को कृतज्ञता पूर्वक स्मरण करते हुए मैं आज का सत्र आगे कंटिन्यू करती हूँ। नमस्ते सभी को। मैं प्रतिभा अपने परिवार के साथ में पुणे में रहती हूँ। 2012 में दर्शन से जुड़ना हुआ। मैं स्वयं को मध्यस्थ दर्शन के विद्यार्थी के रूप में पाती हूँ और अध्ययनरत हूँ। परिवार मूलक स्वराज्य व्यवस्था में शिक्षक एक अनुभव संपन्न और प्रमाणित मानव है। अभी मैं समझदार तो नहीं हूँ लेकिन प्रयत्नशील हूँ और अध्ययनरत पाती हूँ स्वयं को। मैं खुद को एक रिस्पॉन्सिबल और प्रयत्नरत माँ, पत्नी, बेटी, बहन, सहेली, बहू और एक दक्ष शिक्षक के रूप में देख पाती हूँ। आज मुझे आपके सामने विद्यार्थियों में आयु अनुसार आवश्यकता, पात्रता का विकास इस विषय पर अपनी बात को रखना है। हर मानव किसी भी आयु में हो, आवश्यकता होने पर ही सीखने समझने की बातें करता है या सीखने समझने के लिए तैयार होता है। हम सबको सिखा सकते हैं लेकिन किसी को समझा नहीं सकते, पर सबके समझने में हम सहायकारी जरूर हो सकते हैं। जब हम या हर बच्चा खुश होता है या खुश रहता है तभी सीखने समझने वाली बात कर सकते हैं। या यूं कहिए कि बच्चा जब दुखी है, खुश नहीं है, तब सीखने समझने वाली बात से ज्यादा जरूरी है कि उसकी स्थिति को समझ लेना, उसकी आवश्यकता को जान लेना, उस पर ही बात होना आवश्यक लगता है। मैंने ये स्वयं में क्लियरली देखा है। मैं आपको बता दूं कि मैं किसी स्कूल में फॉर्मली नहीं पढ़ाया करती थी, ना ही मैं किसी विद्यालय से अभी अटैच हूँ। लेकिन मैं 1997 से 2009 तक 5वीं से 12वीं की कक्षा के बच्चों को इनफॉर्मली पढ़ाया करती थी। अभी यह प्रयास आवश्यकता के आधार पर ही जारी है। 5 साल की आयु तक बच्चों के लिए तो अपना घर ही विद्यालय होता है। घर का वातावरण, माँ, पिताजी, भाई जी, बहन जी, दादाजी, दादी जी, इनके सानिध्य में वे ढलते हैं। हर एक सदस्य को बच्चा ऑब्जर्व करता है। संस्कारों को पहचानना बहुत जरूरी है इस आयु में, ऐसा मैं मानती हूँ। श्रीराम भैया, मृदु दीदी, साधन भैया ने अपने वक्तव्य में इसको बहुत अच्छी तरह से बताया है। 11 साल की आयु तक बच्चा 5वीं कक्षा में पहुंचता है जनरली। 3-4 वर्ष तक बच्चा शारीरिक संतुलन को पाने का प्रयास करता है ना। इस आयु में बालक शारीरिक संतुलन को पा जाए यह आवश्यकता है और इस आवश्यकता को पूरी करने के लिए हर शिक्षक, अभिभावक अपनी ओर से प्रयास करते ही है, ये देखा गया है। 5 से 7 वर्ष तक की आयु में शरीर की स्वच्छता, आज्ञा पालन स्वयंस्फूर्त विधि से करना यह आवश्यकता लगती है। थोड़ी बड़ी आयु में बच्चों के मन में जिज्ञासाएं उत्पन्न होती हैं। प्रवृत्ति या जो जीने की आसपास बच्चा देखता है उसके प्रति कौतूहल होता है। ऐसी जिज्ञासाओं को तृप्त करना, उत्तरित करना एक आवश्यकता है। 11 साल की आयु तक बच्चा 5वीं कक्षा में पहुंचता है जनरली। मेरी ये प्रैक्टिस या अभ्यास रहा है कि कोई भी विषय पढ़ाने से पहले
बच्चों से खुला संवाद किया जाए, या मैं करती हूँ इसको। हर बच्चा यूनिक होता है, हर बच्चा अपने संस्कार के साथ में होता है। ऐसे खुले संवाद से बच्चों की स्थिति का ब्लर अनुमान हम कर सकते हैं, उनकी रुचि समझ में आती है। हर बच्चा अपने अपने संस्कार के साथ होता है, उसका आकलन हो सकता है और एक मंगल मैत्री बनती है। सीखने समझने की बातें करने के लिए यह सब बहुत जरूरी है, ऐसा मैं मानती हूँ। शिक्षा यानी प्रवृत्ति का परमार्जन, जिसके लिए प्रेरणा शिक्षक का जीना ही है। विद्यालय का वातावरण, विद्यालय और घर का वातावरण ही इसमें बहुत सहायकारी होता हुआ दिखता है। शिक्षा यानी कि ज्ञात से अज्ञात की और मार्गक्रमण, जैसे स्टार्ट विथ समथिंग दैट द स्टूडेंट्स आर फैमिलियर विथ, जो बच्चों को पता है उससे हम शुरू कर सकते हैं। बच्चा उसको अपने जीने से जोड़ पाए। जो वस्तु जीने से जुड़ती है वह जल्दी समझ में आती है। बच्चा उस बात को अपने जीने से कोरिलेट कर पाता है, यानी विषय को प्रयोजन के साथ में जोड़कर अपनी बात रखना। कोई विषय क्यों सीखना है, इस पर खुलकर बच्चों के साथ में संवाद होना बहुत आवश्यक लगता है। कुछ बताने से बच्चे स्वीकारते नहीं हैं, उन्हें खुद में आवश्यकता लगता है तो वो सीखने और समझने के लिए तैयार होते हैं। ऐसा मैंने देखा है और आप भी लोग इसको देख रहे होंगे। जैसे गणित क्यों सीखना है, इसको लेकर इंटरेस्टिंग बातचीत बच्चों से मैंने की है। उनसे सारी बातें सुनने के बाद धीरे धीरे उनके जिनसे जुड़ता हुआ, उनके जीने से जुड़ता हुआ गणित उनके सामने लाने पर गणित सीखने की स्वीकृति बच्चों में बनती है। पहले जो सम्स बच्चे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ऐसे सम्स से शुरू करके जो वे करना नहीं जानते या जो उनको डिफिकल्ट लगता है, वहां तक उनको ले जाना है। शुरू में सम सॉल्व करके उनमें कॉन्फिडेंस बढ़ता है। जो नहीं करने बनता है, फिर उसको कैसे करना है उसके समझने की स्वीकृति उनमें बनती है। पढ़ाते समय बच्चों का उत्साह टिका रहे, इसलिए उनका उत्साहवर्धन भी बहुत जरूरी लगता है। विद्यार्थियों में शिक्षक और अभिभावकों के प्रति स्वीकृति होना बहुत जरूरी है। कोई मुझसे सीखने समझने के लिए तैयार नहीं है, या कोई विद्यार्थी या मेरा बेटा बेटी मुझसे दूर भाग रही है या समझने के लिए तैयार नहीं है, तो ये मेरे लिए सिग्नल है कि मैं स्वयं में देखूं कि कहाँ गलत हो रहा है। बच्चों को पढ़ाना मेरे लिए मेरे अध्ययन का ही एक भाग है, ऐसा मैं बिल्कुल मानती हूँ। शिक्षा को 3 पार्ट में हम सब देखते हैं, है ना? समझना, सीखना और करना। समझने के दायरे में सारे ज्ञान की बातें आती हैं, इसमें कोई ऑप्शन नहीं है। समझना तो 100% है ही। सीखने में कुछ बातें आवश्यक लगती हैं, जैसे स्वयं के शरीर को साफ रखना, शरीर स्वस्थ रहे इसका प्रयास, कपड़े धोना, खाना बनाना, थोड़ी बड़ी आयु में घर में माता पिताजी के साथ में मदद करना, उत्पादन में मदद करना, बाद में स्वयं उत्पादन करने की मानसिकता बनना, यह बातें ऑप्शनल नहीं है। सीखने में बाकी बातें आवश्यकता अनुसार होती हैं। करने वाली बात सबसे कम होती है, वो भी आवश्यकता अनुसार। साइंस को पढ़ाते समय मैंने ये देखा है कि कुछ टॉपिक्स जैसे क्रिस्टल लैटिस सब बच्चों को इंटरेस्टिंग नहीं लगता है। ऐसी कुछ टॉपिक ऑप्शनल हो सकते हैं, बस सूचना बच्चों तक चली जानी चाहिए, ऐसा मैं मानती हूँ। वैदिक शिक्षा में विषय को कंपार्टमेंटलाइज यानी टुकड़ों में पढ़ाया जाता है। अगर पढ़ाते समय विषय बच्चों को बोरिंग लग रहा है, तो उसको अलग अलग डायमेंशन से देखकर बाकी सब विषयों के साथ में जोड़कर बताना बच्चों को समझने में बहुत मदद करता है। इससे प्रकृति की हर वस्तु का जुड़ाव अन्य वस्तुओं से समझ में आता है और वह सुनने में और समझने में भी बहुत इंटरेस्टिंग लगता है। समझने के क्रम में पात्रता विकास के लिए सहायकारी होता है, ऐसा मैंने देखा है। इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स भी आए हैं। अंत में
बहुत सारी बातें ऐसी हैं कि शेयर करना चाहती हूँ, बट समय की पाबंदी के कारण मैं यहाँ पे अपना वक्तव्य रखती हूँ, ठीक रखती हूँ। अंत में मैं सारे आयोजकों को धन्यवाद देना चाहूंगी जिन्होंने मुझे यह अवसर दिया। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद दीदी। चेतना विकास के अर्थ में पहले हमने देखा कि शिक्षक की योग्यता क्या होनी चाहिए, जो अमित भाई ने प्रस्तुत किया। अभी दीदी ने जो रखा, इस योग्यता को प्रमाणित करने के अर्थ में बच्चों में जो आयु अनुसार आवश्यकता होती है, उस आवश्यकताओं को अगर हम नहीं पहचान पाए तो हम इसको आगे नहीं बढ़ा पाएंगे, बच्चों के साथ नहीं न्याय कर पाएंगे। इस अर्थ में हमने दीदी को समझा। अभी उन्होंने दीदी ने जो है वो स्वनियंत्रण से लेकर शरीर स्वच्छता से लेकर जिज्ञासा से लेकर सभी बातों को विषयों से जोड़कर भी रखा। तो इस क्रम में मैं आगे विद्या दीदी को बुलाना चाहूंगा। विद्या दीदी जो है वो बुल्ढाना में रहती है। वह एक जीवन विद्या का एक संस्थान है। उस संस्थान में एक विधिवत स्कूल भी शुरू हुआ है और बहुत ही मेहनत से भाई बहनों ने मिलकर चेतना विकास और प्रचलित शिक्षा को साथ में रखते हुए विद्यालय की शुरुआत की है। तो प्राथमिक विद्यालय में विद्यालय का स्वरूप जो है वो चेतना विकास के अर्थ में कैसा हो, इस अर्थ में दीदी हम सबसे बात करेंगे। विद्या दीदी प्लीज आप कंटिन्यू कर सकती। ओके, धन्यवाद भैया। नमस्ते सभी को। बाबा जी के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए मैं अपनी बात को रखती हूँ। मूल विषय के तहत मैं चेतना विकास मूल्य शिक्षा और प्रचलित शिक्षा का संतुलन इस बिंदु पर आपके समक्ष अपनी प्रस्तुति दे रही हूँ। दीदी जब आपको वो फोटो दिखाना होगा ना तो बता दीजिएगा। ओके भैया, ठीक है ठीक है। प्रस्तुत आप दिखा सकते हैं भैया? हाँ, कंटिन्यू करिए श्रवण भैया। हाँ, प्रस्तुत विषय में दो भाग आते हैं, एक चेतना विकास मूल्य शिक्षा और प्रचलित शिक्षा। तो दर्शन से सूचना मिलने के बाद हमारी प्रचलित शिक्षा को लेकर एक समीक्षा की मानसिकता बनती है। प्रचलित शिक्षा में जिन जिन महानुभावों ने अपने सोच विचार से जो प्रयास किए हैं, वो प्रयास भी अच्छा समाज निर्माण होने हेतु ही थे। प्रचलित शिक्षा में आधार और प्रक्रिया मिसिंग है। फिर भी प्रचलित शिक्षा में उनके द्वारा बनाए गए पाठ्यक्रम के माध्यम से हमें चेतना विकास मूल्य शिक्षा के रूप में संतुलन के लिए कुछ बिंदु मिलते हैं। जैसे बाबा जी कहते हैं कि मेरे जागृत होने में परंपरा के 99 प्रयास है और 100वां मेरा है। तो इसी आधार पर 2016 में मध्यस्थ दर्शन सहअस्तित्ववाद आधारित चेतना विकास बालक मंदिर शुरू हुआ। पूरे साल भर हमने दर्शन आधारित कुछ एक्टिविटीज उनके साथ संवाद भी हुआ और कुछ एक्टिविटीज की शेयरिंग की। लेकिन अभिभावकों की मानसिकता में प्रचलित शिक्षा का प्रभाव काफी ज्यादा था। बालक मंदिर में आने के बाद वो कहते थे कि अल्फाबेट्स, गणितीय क्रिया, अक्षर ज्ञान ये सब सिखाइए, ऐसा कहना उनका शुरू था। प्रचलित शिक्षा का जोड़ना घटाना, अल्फाबेट्स उनके जहन में काफी हावी था। अगले साल उन 15 में से एक भी एडमिशन हमारे स्कूल में नहीं हो पाई। फिर सभी का एक साथ बैठना हुआ। हमारे सेंटर में जो भी परिवार जुड़े हैं उन सभी का एक साथ बैठना हुआ और सभी के साथ चर्चा हुई। तो सभा का एक निष्कर्ष ऐसा निकला कि चेतना विकास मूल्य शिक्षा के साथ साथ प्रचलित शिक्षा को भी बच्चों को दिया जाए। मगर वो देते समय चेतना विकास मूल्य शिक्षा और प्रचलित शिक्षा में संतुलन बना रहे। उसी संतुलन के आधार पर हमने कुछ बिंदु छाटे, कुछ पाठ्यांश चेतना विकास के साथ जोड़े हैं। जैसे हमारे स्कूल को 1ली से 8वीं कक्षा की महाराष्ट्र सरकार द्वारा मान्यता ली गई है। इसीलिए एससीईआरटी के पाठ्यक्रम के साथ साथ दर्शन आधारित पाठ्यक्रम जोड़ना शुरू है। एससीईआरटी के पाठ्यक्रम में कुछ पाठ्यांश ऐसे भी है जो दर्शन के प्रकाश में पढ़ाया जा सकता है। जैसे उदाहरण के तौर पर हम बता सकते हैं कि कक्षा 1 में बीज अंकुरण के संदर्भ में एक कविता है। वो कविता है, इथं काय रुचतं, माती खाली दिसतं, पाण्याने भिजतं, इथं आहे इवलं सुरेख सबीज। तो बीज का अंकुरण कैसा होता है? बीज अंकुरण के लिए मिट्टी, पानी, सूर्य प्रकाश पूरक होते हैं। तो इस कविता का संदर्भ प्राण अवस्था से जोड़ सकते हैं। इस कविता को प्रैक्टिकल
टच देने हेतु बच्चों के हाथ में कुछ सब्जियों के बीज भी हमने दिए और सामने वाले खेत में वो बीज बोए जाते हैं और उसका निरीक्षण बच्चा हर रोज करता है। तो यही निरीक्षण बच्चा अंग्रेजी, हिंदी और मराठी में वो बताते हैं और वो बहुत सिंपल सेंटेंस में बच्चे वो बताते हैं। तो उससे बच्चों का भाषा का विकास भी होता है, बच्चे अभिव्यक्त भी होते हैं और बच्चे की वोकैबुलरी भी डेवलप होती है। तो इससे बच्चे बीज अंकुरण प्रक्रिया ये कंसेप्ट कक्षा 1 में और दूसरी कक्षा में ही कैच कर रहे हैं और वो मजे से सीख भी रहे हैं। तो ये प्रचलित शिक्षा और चेतना विकास मूल्य शिक्षा का संतुलन यहाँ पे हम देख सकते हैं। प्रचलित पाठ्यक्रम में समाविष्ट कथा, गीत, कविता, संवाद, उपक्रम, कृति इनका कलेक्शन अभी शुरू है जो चेतना विकास मूल्य शिक्षा से कनेक्ट हो, ऐसा शोध शुरू है। साथ ही उसे 5 साल के आयु के बच्चे के लिए महाराष्ट्र सरकार ने आंगनवाड़ी के बच्चों के लिए आकार बाल शिक्षण उपक्रम व कृति ये पुस्तिका बनवाई है जो हमारे लिए उपयुक्त रही। कक्षा 1 से 3 के लिए खेलना, करना, सीखना ये भी बुक बनवाई है। कुछ अच्छे प्रयोग सरकार द्वारा भी किए जा रहे हैं, उस प्रयोग को भी हम स्वीकारते हैं। तो हम ऐसे भी कह सकते हैं कि समझदारी वाला जो पार्ट है वो हम चेतना विकास मूल्य शिक्षा से ले रहे हैं और इंफॉर्मेशन वाला जो पार्ट है वो प्रचलित शिक्षा से ले रहे हैं, क्योंकि चेतना विकास मूल्य शिक्षा में भाव का अध्ययन होता है और आज की शिक्षा में वो ही पार्ट मिसिंग लगता है। मतलब शिक्षा का कोई आधार नहीं है, क्योंकि प्रचलित शिक्षा से स्पर्धा व संघर्ष की और बच्चों की यात्रा रहती है और चेतना विकास मूल्य शिक्षा से समझदार मानव परंपरा की और यात्रा है। साथ ही हम देखते हैं कि स्वयं के प्रति विश्वास, श्रेष्ठता का सम्मान, प्रतिभा और व्यक्तित्व में संतुलन, व्यवहार में सामाजिक, व्यवसाय में स्वावलंबी हर बच्चा बन सके, इसीलिए बालक मंदिर में और विद्यालय में शिक्षा के लिए संबोधन, आज्ञा पालन, सहयोग, नियंत्रण इन बिंदुओं को स्वीकारा गया है। संबोधन से बच्चे की नैतिकता की तैयारी होती है एवं संबंधों की पहचान अपेक्षित है। संबंधों में माता पिता, भाई बहन, गुरु शिष्य इन संबंधों को विशेष रूप से पहचान करवाने के लिए बच्चों के साथ संवाद करना, कहानियां सुनाना, सार्थक घटना सुनाना इन जैसे उपक्रमों को नियोजित किया जाता है। उदाहरण के लिए हम देख सकते हैं कि अ अक्षर की ध्वनि को ले। अभी इसकी पहचान के लिए अमरूद, अनार, मराठी में हम अजगर आदि जड़ वस्तुओं का प्रयोग किया जाता है। कई पुस्तकों में अनजाने संकेत भी दिए जाते हैं जो बच्चों को परिचित भी नहीं, जैसे ऋषि, अजगर, एड़का। तो बच्चे इन शब्दों का सही अर्थ नहीं जानते। तो अ से अम्मा, मराठी में आ से आई ऐसे बच्चों को दिए गए और उसके आधार पर कुछ कविता, कुछ गाने, कुछ संवाद उनको सुनाए, जैसे अम्मा मेरी अच्छी अम्मा, अम्मा मेरी प्यारी अम्मा। तो बच्चे अम्मा के साथ अपने संबंध को पहचानते हैं। स्नेह, ममता इन मूल्यों का प्रभाव होता है। इस प्रकार देखते देखते ही घर परिवार में मूल्य बहने लगते हैं, प्रसन्नता और उत्साह भर जाता है। नियंत्रण के लिए बालक मंदिर की निश्चित दिनचर्या, बच्चों की आदतें, नियंत्रण के अवसर जैसे कतार में चलना, हाथ धोकर खाना, जूते निश्चित जगह पर रखना इन जैसे आदतों पर ध्यान देना होता है। तो चेतना विकास मूल्य शिक्षा के साथ साथ प्रचलित शिक्षा का समन्वय किया गया। साथ में ही प्रचलित शिक्षा प्रणाली में स्कूल की शुरुआत कक्षा से ही होती है, पर हमारे स्कूल की शुरुआत कक्षा से न होते हुए पहले बच्चे खेलकूद करते हैं। जब वो आते हैं तो पहले वो खेलकूद करते हैं और फिर बाद में क्लास में जाते हैं और कक्षा उपक्रम की शुरुआत अध्यापिका जी के साथ छोटे छोटे संवाद के साथ होती है, जिसमें परिवार विशेष घटना, गांव संबंधी कुछ पूछताछ होती है। तो ऐसे कुछ कार्यक्रम हमारे यहाँ चल रहे हैं। तो लास्ट में सारांश रूप में हम बता सकते हैं कि प्रचलित शिक्षा में इंफॉर्मेशन या स्पर्धा मानसिकता पर हाईलाइट किया है। इसीलिए प्रचलित शिक्षा में
भ्रमार्थ प्रवेश और शोषणार्थ तैयारी की जाती है, ऐसा मुझे लगता है। और पर हमने जो विकल्प के रूप में चेतना विकास मूल्य शिक्षा को स्वीकारा है, इसमें ज्ञानार्थ के लिए प्रवेश होता है और पोषणार्थ की तैयारी होती है। साथ ही हमारी बेटी भी है, अनवय बेटा जी और स्वीकृति बेटा जी, तो उन दोनों के साथ भी हम कुछ एक्टिविटीज करते हैं, जैसे उनके आहार पर ध्यान देते हैं, आदतें उनकी, उनको कुछ छोटी छोटी जिम्मेदारियां भी देते हैं। तो इसी के साथ हर बच्चा स्वयं में विश्वास निर्माण हो, ऐसा कुछ करे। तो इसी आधार पर हम हमारे स्कूल का एक अच्छा प्रयास कर रहे हैं। तो मैं आगे मैं स्वयं को ऐसे देखती हूँ कि व्यवस्था और मानवीय परंपरा में शिक्षा संस्कार ही एकमात्र आयाम है जिसमें स्वयं की गति के लिए एक अच्छा अवसर है। धन्यवाद भैया। धन्यवाद दीदी, बहुत सुंदर प्रस्तुति रही, एक प्रामाणिक प्रस्तुति जिसको हम कह सकेंगे। सभी लोग मिलकर जो हम सब लोग सुन रहे हैं कि विद्यालय में शुरुआत से लेकर अभी तक क्या हुआ, पालकों के मानसिकता में, अभिभावकों के मानसिकता में क्या आया और उसके बाद विद्यालय फिर से कैसे उभरा, इन सभी बातों को आपने बहुत ही सुंदर और पूरे प्रामाणिकता के साथ रखा। हम ऐसे हमको लगा प्रचलित शिक्षा का भी सम्मान करते हुए चेतना विकास शिक्षा में जो समझदारी की बात की है, इसको हम सब लोग भाई बहन मिलकर कैसे आगे बढ़ा रहे हैं, इसको भी आपने रखा। बहुत धन्यवाद। मैं आगे जो है इस क्रम में चेतना विकास के लिए विद्यालय में संबंधों का क्या स्वरूप हो और संबंधों का क्या प्रयोजन है, जिससे कि बच्चों में जो है चेतना विकास को हम लोग चेतना का विकास हो और प्रवृत्ति का परिमार्जन हो, इस अर्थ में आगे कड़ी बढ़ाते हुए मैं राधेश्याम भाई को अनुरोध करता हूँ कि वो आप अपनी बात रखें। और सभी से अनुरोध करता हूँ वक्ता से कि लगभग 27 मिनट हमारे पास बाकी है, तो प्लीज जरा समय का ध्यान रखते हुए अपनी बात पर रखें। कंटिन्यू करें। सभी को नमस्ते। पूज्य बाबा जी के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए और मेरी उन्नति में जो भी सहायक रहे संबंधी हो, उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ और अपनी आज की प्रस्तुति को शुरू करता हूँ। मेरा संक्षेप में परिचय, मैं राधेश्याम औरंगाबाद का रहने वाला हूँ और अभी वर्तमान में शासकीय विद्यालय में शिक्षक पद पर कार्यरत हूँ। आज के गोष्ठी का जो शीर्षक है चेतना विकास के लिए विद्यालय में वातावरण, इसके अंतर्गत चेतना विकास में संबंधों का स्वरूप, इस टॉपिक पर अपनी बात को रखने का प्रयास करता हूँ। शिक्षा का उद्देश्य अगर देखा जाए तो मानव में शिष्टतापूर्ण दृष्टि का उदय होना, इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए विद्यालय का प्रबंधन है और इस उद्देश्य को पूरा करने का विधि है व्यवहार शिक्षा। चेतना विकास के लिए विद्यालय में संबंधों की पहचान और संबंधों की स्वीकृति होना, इसकी नितांत आवश्यकता है। संबंधों में इसकी सफलता के लिए शिक्षक को विद्यालय में 4 प्रकार के संबंध, उसकी पहचान होना और उस संबंध को व्यवहारिक तरीके से हम कैसे सफल हो सकते हैं उसमें उसकी समझ होना, यह नितांत आवश्यक बात है। तो विद्यालय में जो 4 संबंध है उसमें पहला शिक्षक शिक्षक संबंध। शिक्षक शिक्षक संबंध में हम देखते हैं कि प्रचलित स्थिति कैसी है। प्रचलित स्थिति में शिक्षक शिक्षक संबंध एक दूसरे के पूरक दिखता नहीं है, हमें एक दूसरे को सहयोगी होना दिखता नहीं है। तो चेतना विकास के उद्देश्य से जब हम देखते हैं तो इसमें पूरकता आना जरूरी है और इसमें मंगल मैत्री स्थापित होना जरूरी है। तो मैं जितना भी अध्ययन किया हूँ और जीने का प्रयास कर रहा हूँ, उसमें मेरे जो भी कुछ एक्सपीरियंसेस है वो आपके सामने रखने का प्रयास करूंगा। इसमें मैंने पाया है कि जब हम स्टाफ के साथ में, साथी शिक्षकों के साथ में जब मैत्री पूर्वक रहते हैं, सहयोग पूर्वक रहते हैं, तो हमारे लिए वातावरण जो है बहुत अध्ययन का हो जाता है, अध्ययनशील वातावरण हम बना पाते हैं। इसको मैंने प्रैक्टिकल कर देखा है। तो इसी का इम्पैक्ट जो है बच्चों पर भी हमें दिखता है। बच्चे भी देखते हैं कि शिक्षक आपस में तालमेल पूर्वक रह रहे हैं, एक दूसरे को पूछ कर रहे हैं, एक दूसरे को बता कर रहे हैं। तो इसका भी एक वातावरण बनने में बहुत सहयोग मिलता है हमें। कंटेंट तो आपको अमित भैया ने, दीदी लोगों ने और कल और परसों की चर्चा में आपको कंटेंट तो पता चल गया है, पर ये डिलीवर करने के लिए जो हमें संबंध को पहचानना है और संबंध में स्वीकृति को पाना है, उसके लिए मेरा प्रयास रहेगा। उसके बाद शिक्षक अभिभावक संबंध। इस संबंध में अगर प्रचलित में देखा जाए तो बहुत ही फॉर्मल संबंध है।
जो भी औपचारिकता हमें पूरी करना होती है उसके लिए हम अभिभावकों से संपर्क रखते हैं और उतना होने के बाद हम अपने काम में व्यस्त हो जाते हैं। पर चेतना विकास के लिए अभिभावक जो है वो अपने बच्चे के प्रति बहुत सजग है और बहुत उनको अपेक्षा है स्कूल से, तो उसको ध्यान में रखते हुए शिक्षक जो है अभिभावक को समझे, अभिभावक को मिले, अभिभावक से वार्तालाप करे, उनकी पारिवारिक स्थिति कैसी है उसको जाने, उनके साथ समय बिताए, ताकि धीरे धीरे शिक्षक को पता चलता है कि ये बच्चे का पारिवारिक स्थिति ऐसा है और इसके शारीरिक और मानसिक पोषण के लिए हमको इस तरह से इनका सहयोग ले सकते हैं। फिर हम उनसे वार्तालाप कर संवाद को आगे बढ़ा सकते हैं। आगे जो शिक्षक विद्यार्थी संबंध है, शिक्षक विद्यार्थी संबंध में अगर देखा जाए तो यह बहुत परंपरा से चलता आ रहा संबंध है, गुरु शिष्य संबंध जिसे हम पहचानते हैं। पर आज की स्थिति में अगर इस संबंध को देखा जाए, गुरु शिष्य संबंध में बहुत ही औपचारिकता है। शिक्षक का जो है जो भी प्रशासन की तरफ से बताया जाता है, इतना कोरम, इतना सिलेबस पूरा करना है, उतना सिलेबस का एक प्रेशर बच्चों पे रहता है और शिक्षक और विद्यार्थियों में जो अंतरक्रिया होना चाहिए वो उस तरह से न होते हुए, बच्चों की जो जिज्ञासा है वो बाहर ना आते हुए बच्चा जो है संबंधों से कटते हुए दिख रहा है। आज ना तो वो परिवार से जुड़ रहा है, ना तो वो समाज से जुड़ रहा है। तो इसलिए हमें चेतना विकास के प्रकाश में हम देखते हैं, चेतना विकास के लिए बच्चे की जिज्ञासा जो है हम उसकी कैसे पूरी कर सकते हैं, प्रचलित सिलेबस का उस पर जो दबाव है उसको हम कैसा पूरा कर सकते हैं, दबाव को कैसे कम कर सकते हैं। जैसे कि आज आप लोग देख रहे होंगे लॉकडाउन के दौरान महाराष्ट्र में नंद कुमार जी और SCRT इनके प्रयासों से पिछले 8-10 वर्षों में बहुत सा प्रयास ऐसा हुआ है कि शिक्षक लोगों में मंगल मैत्री बढ़ी है और इसका ही फलन है कि बहुत सारा कंटेंट जो है, सिलेबस जो है वो वीडियो रूप में, ऑडियो रूप में उपलब्ध हो गया है और उसके जरिए हम बच्चों को जो इंफॉर्मेशन वाली बात है बहुत आसानी से हम डिलीवर कर सकते हैं और बच्चा जो समय है हम व्यवहार शिक्षा के लिए उपयोग में ला सकते हैं। उसी के साथ एक दूसरा ग्रुप लर्निंग जो है, ग्रुप टीचिंग जो है, उसका भी बहुत बढ़िया व्यवहार शिक्षा के लिए उपयोग हम कर सकते हैं। इसके बाद विद्यार्थी संबंध आता है। विद्यार्थी संबंध में अगर देखा जाए तो आज का संबंध जो है यह स्पर्धा में चले गया है। विद्यार्थी जो है अपना जो साथ का विद्यार्थी है उसके साथ में स्पर्धा करने की, इसमें ईर्ष्या और द्वेष में चले गया। गुस्सा, स्ट्रेस, अकेलापन आदि अमानवीय प्रवृत्ति का समावेश उसमें हो रहा है और परिवार और समाज से वो दूर जा रहा है। इसके विकल्प में चेतना विकास के लिए परस्पर पूरक होना, सहयोगी होना, सहकारी होना, इन मानवीय मूल्यों की पहचान कराना शिक्षकों के लिए आवश्यक है। तभी हम शिक्षा के उद्देश्य को सफल कर सकते हैं। जैसे कि महाराष्ट्र में उद्धव भैया ने बताया कि बहुत सा सराहनीय प्रयास हुआ है नंद कुमार जी के कारण और SCRT के कारण हम लोग चेतना विकास मूल्य शिक्षा का एक बढ़िया तरीके से अध्ययन कर पाए और आगे जुड़े रह रहे इसमें। इसके लिए उनके प्रति भी हम कृतज्ञ है। क्लास में बच्चों को लाइव डेमो लेकर हम ये बता सकते हैं कि स्पर्धा से हमें क्या स्थिति होती है, हमारी मानसिक स्थिति किस प्रकार से खराब होती है और हम सहयोगी बनकर किस तरह से हम बढ़िया से तालमेल पूर्वक आगे बढ़ सकते हैं। इसके लिए जब जब आवश्यकता रहे तब मैं बच्चों में इस तरह का लाइव डेमो लेता हूँ और उससे बच्चों में यह संवाद के रूप में पहुंचता है कि हमको तालमेल पूर्वक ही आगे बढ़ना है, हमें एक दूसरे को सहयोग कर ही आगे बढ़ना है। और इसमें बच्चों का जो ग्रोथ है बहुत बढ़िया से बच्चे लर्न करते हैं, बहुत अच्छे से जो पाठ्यक्रम की शिक्षा है उसको पूरा कर व्यवहार शिक्षा के लिए बच्चे समय निकाल पाते हैं। और इसी के लिए जो माध्यम है, महीने में 15 दिन में उनको कोई डॉक्यूमेंट्री दिखाना जो कि प्राकृतिक हो या मानवीय संबंधों पर आधारित हो और उस पर चर्चा करना, इससे जो है बच्चों में इसका वातावरण हम बना पाते हैं। इस तरह से 4 संबंधों को समझना और 4 संबंधों में संबंधों को जो है अंतरक्रिया अपने बनाए रखना, ये शिक्षक के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण काम है। तभी हम कंटेंट को डिलीवर कर पाते हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पर बच्चों के साथ में हम समानता से प्रस्तुत आते हैं तो सभी बच्चे हमारा सुनते हैं। और अगर हम क्लास में भेदभाव करते हैं, कुछ समानता के साथ नहीं रहते, कुछ बच्चों को ही बुलाते हैं, कुछ बच्चों को ही काम बोलते हैं, तो बाकी बच्चों में जो शिक्षक के प्रति स्नेह बना नहीं रहता है, वो दूर होते जाता है। ऐसी बातों को ध्यान में रखने के लिए चेतना विकास, ये हमें बहुत ही चेतना विकास का अध्ययन हमें बहुत ही महत्वपूर्ण लगता है। इस तरह से मैं मेरी बात को यहाँ पूरा करता हूँ। समय को ध्यान में रखते हुए आगे भी 2 वक्ता बचे हैं। आयोजकों ने और टीम ने मुझे इस बात पर
प्रस्तुति का अवसर दिया, इसलिए मैं उनका आभारी हूँ। और प्रस्तुति की तैयारी में राहुल भैया, पूरी टीम और मेरी पत्नी परिवार ने काफी सहयोग किया, इनके लिए उनका भी मैं धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद राजेश्वर भैया, बहुत सुंदर प्रस्तुति रही। इस कड़ी में आपने जो बातें जोड़ी वो विद्यालय में जो संबंध है उसमें आपने शिक्षक संबंध, शिक्षक विद्यार्थी संबंध, शिक्षक अभिभावक संबंध और विद्यार्थी विद्यार्थी संबंध, इन संबंधों पे अच्छे से विस्तार से और अपने अनुभव को लेकर, अपने अभ्यास को लेकर बात रखी। आपके प्रति बहुत धन्यवाद। और इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं आमंत्रित करता हूँ प्रशांत भाई को, जो इस कड़ी में अपनी बात को ऐसे जोड़ेंगे कि बच्चों में सीखने और समझने का जो क्रम है वो कैसे होता है। क्योंकि अभी हमने देखा शिक्षक की योग्यता क्या हो, बच्चों की आयु अनुसार आवश्यकता क्या है, विद्यालय का स्वरूप कैसा हो। आगे की कड़ी में प्रशांत भैया सीखने समझने के क्रम को लेकर अपनी बात रखेंगे। प्रशांत भैया कंटिन्यू करिए। 18 मिनट बचे भी अपने पास प्रशांत भैया, तो बढ़िया है जी भाई, आप अपनी बात रखिए। मैं पूरा प्रयास करता हूँ। सभी को नमस्ते और पूज्य बाबा जी को वंदन। और मेरी यात्रा में अभी तक जो भी मेरे में ग्रोथ हुई है उसमें सहयोगी सभी संबंधियों को स्मरण करते हुए संक्षिप्त में मेरा परिचय देता हूँ। मैं प्रशांत चंद्रपुर से और मेरा परिवार रंजिता और कर्तव्य भी मेरे साथ दर्शन के आधार पर जीने में और समझने में लगे हुए। भैया आपकी आवाज कट रही है शायद, तो आवाज हाँ नहीं वो माइक को पास में देता हूँ। इंटरनेट अच्छा अभी ठीक आ रही है क्या? हेलो हाँ भैया ठीक है। हेलो हेलो राहुल भाऊ, आवाज येते? हाँ येत आहे दादा. अटकतोय दादा, पण एका कॉर्ड कडून बघता का? कॉर्ड मध्ये काही प्रॉब्लेम असतो? हा, आणि व्हिडिओ बंद करून टाका जरा थोड्या वेळासाठी. व्हिडिओ बंद करून टाका जर आवाज नसेल येत तर. बरं, हाँ आवाज क्लियर आला तरी ठीक। तो पिछले 11 साल से मैं दर्शन को समझने और जीने के प्रयास में है। और पिछले 2 साल में हम लोग ने इंदौर में भी अध्ययन अभ्यास सघनता से किया है और अभी चंद्रपुर में ही है और इसको आगे जीने का हमारा प्रयास रहेगा ही और समझने का प्रयास जारी है। तो जो शिक्षा की अपन बात कर रहे हैं, तो मैंने प्रचलित शिक्षा में दर्शन के आधार पर ये ऑब्जर्वेशन को बहुत कम पाया, इसलिए मैंने मानवीय शिक्षा को या वैकल्पिक शिक्षा को ही ध्यान में रखते हुए इस चीज़ों को समझने का प्रयास किया था। तो जो मेरा जो टॉपिक है विद्यार्थी में सीखने समझने का क्रम, तो ये मैं एक मानवीय शिक्षा की ही बात कर रहा हूँ। जो वैकल्पिक शिक्षा है उसमें किस प्रकार से मैंने क्रम को देखा। एक तो बहुत ज़्यादा इसमें मैंने काम किया ऐसा नहीं है, लेकिन जो ऑब्जर्वेशन मेरे रहे हैं करते हुए जिनको देखा है, तो उसमें उस आधार पर मैं बता रहा हूँ। तो इसमें शुरुआत में तो जो संबंध की पहचान है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दा है। तो और ये संबंध की जो पहचान है स्वीकृति के आधार पर बनती है कि विद्यार्थी की जो स्थिति बनी हुई है उस स्थिति के आधार पर वो संबंध को पहचानता है। और ये स्थिति जो है बनने का स्थान है उनका परिवार। परिवार में जो अभिभावक है, बड़े हैं, उनमें जो विचार शैली है, व्यवहार और कार्य का तरीका है, उस आधार पे बच्चों में एक स्थिति बनती है। फिर परिवार की क्या आर्थिक स्थिति रही है, परिस्थिति रही है, वहाँ का भौगोलिक वातावरण कैसे है ना, और जो बच्चा है उसकी भी शारीरिक स्थिति कैसी है और कौन सी संवेदनाएं उसकी अधिक प्रभावी है या ज़्यादा एक्टिव है और कहाँ पर उनका ज़्यादा ध्यान जा रहा है, उस आधार पर विद्यार्थी की एक स्थिति बनती है। और जो परिवार में खुशहाली है उसी को अपन वातावरण बोल रहे, जो माता पिता है, चाचा चाची है और भी रिलेटिव्स है, तो ये जो खुशहाली का वातावरण है उस आधार पर उसके लिए आगे का अवसर बनता है कि मुझे कैसे सीखना है और समझना है, किससे सीखना है समझना है। तो इस आधार पर वो अपने संबंधी को पहचानता है कि मुझे कहाँ से सीखना है समझना है। तो जो श्रेष्ठ अपने से बेहतर व्यक्ति को पहचानता है वो करते हुए भी दिखता है ना, प्रमाणित भी होते रहता है।
तो ये करते हुए देख के उनका वो अनुसरण करता है, क्योंकि वो उस एक्टिविटी को भी श्रेष्ठ मानता है, उस व्यक्ति को भी श्रेष्ठ मानता है, तो वैसे वो करते हुए पाया जाता है। तो शुरुआत में तो वो अनुसरण वाला जो अपन पार्ट पढ़ते हैं, तो ये ऐसे देख के सुन के करने वाला पार्ट उनमें चालू होता है। फिर आगे चल के जैसे जैसे आगे बढ़ता है तो उसी एक्टिविटी में वो साथ में करता है। पहले तो केवल अनुसरण करता है, उसके बाद उनके साथ में सहयोगी के रूप में करता है। और वो करते समय उनमें जो भी प्रश्न बनते हैं, तर्क बनते हैं, तो वो तर्क को रखता है और उस तर्क का उत्तर पाने से जो उसमें संतुष्टि बढ़ती है, उससे विश्वास जगता है कि अपन ये कर सकते हैं। ठीक है। और फिर वो स्वयं की जिम्मेदारी के आधार पर आगे उनको करता है, और उस जिम्मेदारी के आधार पर करने में सही मायने में वहां से सीखना शुरू होता है। तो वहां पर भी जो बारीक बारीक क्वेश्चन आते रहते हैं, उनका भी वो आंसर लेते ही रहते हैं। और वो करने में जैसे वो उनका लगता है कि अभी मैं सीख गया हूँ, तो उनको वो करने की निरंतरता की आवश्यकता बनती है। और इस निरंतरता में एक लंबे समय में सीखने वाला काम होता है। उसमें भी कौन सी स्किल सीख रहे हैं उस पर वो डिपेंड होता है। तो ये जो निष्ठा है, विद्यार्थी में जो निष्ठा है, उस आधार पर उनका आगे बढ़ना होता है। और जो पढ़ाने वाला या समझाने वाला या सिखाने वाला है, उनका प्रमाणित होना इसमें इस प्रकार से महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। तो ये सीखने वाला पार्ट हो गया। दूसरा अपन देखते हैं कि समझने वाला जो पार्ट है। तो समझने वाले पार्ट में हम देखते हैं कि समझदार व्यक्ति अपने जीने में कैसे प्रमाणित कर रहे हैं, है ना। उस प्रमाण के आधार पर, आचरण के आधार पर उनको श्रेष्ठ व्यक्ति की पहचान होती है। तो उसमें मुख्य देखने वाला भाग जो होता है वो व्यवहार होता है, कि वो जो समझाने वाले व्यक्ति है उनका व्यवहार कैसे है। और व्यवहार का मतलब अपन न्यायप्रदायी क्षमता उसमें बोल सकते हैं। जो भी वो समझे उसको कैसे जीते हैं और जिए हुए भाग को कैसे समझाते हैं, तो उनको वो पहचानता है। और उस पहचान के आधार पर उनको खुशहाली के को देख के उनमें भी एक प्रेरणा जगती है कि मुझे भी ऐसे ही समझना है, ऐसे ही बढ़िया खुशहाली से जीना है। तो उनके ऊपर उनका ध्यान बन जाता है और उनका कनेक्शन बनता है, संबंध बनता है। तो जो भी बोल रहे हैं और तर्कों को रख रहे हैं, विश्लेषण को रख रहे हैं, जी रहे हैं, उस पे उनका ध्यान जाता है। और जो भी वो सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उसको समझने के लिए फिर उनके साथ वो आगे चल के तर्क करता है। और इन तर्कों की संतुष्टि से उनमें विश्वास बढ़ता है कि अपन भी इसको समझ सकते हैं, जी सकते हैं, और सामने वाला व्यक्ति समझाने के लिए हमेशा तैयारी है। तो वहाँ से फिर उनके साथ विचार और व्यवहार का अभ्यास होता है। स्वयं में विचार की पूर्णता के लिए भी प्रयास करते हैं, और जो विचार पूरा हुआ उनको व्यवहार में भी अनुसरण अनुकरण पूर्वक, और जो भी समानता के साथ जीने के लिए उनको अवसर अपने सहपाठी मिलते हैं, उनके साथ भी वो प्रयास करता है। और इस अभ्यास से वो आगे बढ़ते जाता है। तो ये जो भी उनको समझ में आ रहा है उसकी प्रमाणित करने की निरंतरता से वो आगे आगे पारंगत होते जाता है। तो ऐसे फिर एक जो मूल्यांकन की स्थिति है कि स्वयं में वो मूल्यांकन करता है, और फिर जो समझाने वाले सिखाने वाले वहाँ से भी वो मूल्यांकन लेते रहता है। तो इस मूल्यांकन के आधार पर उनमें विश्वास की वृद्धि होती है, और अपनी जिम्मेदारी के आधार पर फिर आगे जीने के लिए तैयार होता है, जिनको अपन स्वायत्त मानव के रूप में बोल रहे हैं। जो स्वायत्त मानव अपना एक टारगेट है शिक्षा से वहां तक पहुंचे। तो स्वायत्त मानव फिर परिवार में, समाज में और व्यवस्था में भागीदारी के लायक बनता है, जिसको अपन पारंगत या कुशल, निपुण और पांडित्य से संपन्न व्यक्ति के रूप में अपन देखते हैं। तो इस प्रकार से मैं एक क्रम को समझ पाया कि विद्यार्थी जो है निष्ठापूर्वक अपने को प्रस्तुत करता है, और जो सिखाने वाले हैं वो अपने को प्रामाणिकता पूर्वक प्रस्तुत करते हैं। और इस संबंध में फिर विद्यार्थी का ग्रोथ होता है, और वो एक स्वायत्त मानव के रूप में वो तैयार होता है। तो इतनी बात मैं रखना चाहूँगा। बाकी ये इस आयोजन में जो भी सहायता मिली, और एक काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस लगा मुझे कि टेक्नोलॉजी का अपन बहुत बढ़िया यूज़ कर रहे हैं, तो उसके लिए धन्यवाद। बहुत धन्यवाद प्रशांत भैया। बहुत ही सुंदर तरीके से आपने अपनी बात रखी। अनुकरण से लेकर, अनुसरण से लेकर स्वायत्त मानव तक का जो बच्चे की यात्रा है, उस यात्रा को हम कैसे निभ पाएंगे, उस अर्थ में आपने अपनी बात को पूरा रखा। और मैं इसके आगे सुभाष भैया को आमंत्रित करना चाहूंगा कि आप, अपने पास जो है वो 10 मिनट बचे हैं भैया,
तो दोनों का प्रस्तुति होना आवश्यक है, सुभाष भैया और प्रज्ञा दीदी, ताकि एक पूरा सिनेरियो अपने पास आ जाए। तो मैं सुभाष भैया को आमंत्रित करूंगा कि अपनी बात भैया प्लीज 5 मिनट में रखिए। नमस्ते सभी को, मेरी आवाज पहुंच रही है? हाँ भैया कंटिन्यू करिए। पूज्य बाबा जी को नमन करते हुए मैं अपनी प्रस्तुति को रखता हूँ। मैं सुभाष येरने, कामतवाड़ा समूह, यवतमाल से। मैं 2016 से दर्शन का अध्ययन कर रहा हूँ। मैं और मेरा परिवार मानव चेतना विकास अभ्यास स्थली कामतवाड़ा समूह जीवन विद्या की योजना पूर्ति के लिए जो कुछ कर रहे हैं उसमें भागीदार है। मेरा विषय है आज का प्रचलित शिक्षा के साथ मूल्य शिक्षा का समावेश प्राथमिक शिक्षा में। मैं यवतमाल के जिला परिषद स्कूल में काम करता हूँ। 2016 के पहले मेरा स्कूल में काम करना और आज की स्थिति में मेरा काम करना, इसमें मुझे अंतर दिखता है। पहले भी मैं मूल्य शिक्षा पे काम करता था, मूल्यों को पढ़ाता था, जैसे स्वावलंबन मतलब खुद का काम खुद करना। इसे पढ़ाते समय मैं गांधी जी का उदाहरण देता था। कहता था गांधी जी अपना काम स्वयं करते थे, खुद का सदरा खुद ही सिलाई करते थे। बच्चों को सुनने में बड़ा अच्छा लगता था, परंतु अच्छा होना बनता ही नहीं था, क्योंकि गांधी जी का आचरण देखने के लिए अभी गांधी जी का शरीर नहीं है। स्कूल में विद्यार्थी मेरा आचरण देखते थे। मेरा बोलना और आचरण में बच्चों को अंतर दिखता था, इसलिए बच्चों को अच्छा लगता था, पर उनका अच्छा होना बनता ही नहीं था। जब से मैं दर्शन का अध्ययन कर रहा हूँ, तब से मेरा मूल्य शिक्षा पे काम करना बदला है। समझना, जीना, समझाना, दर्शन के इस सूत्र को मैंने जाना। आज की स्थिति में मैं जब मूल्य शिक्षा पे बात करता हूँ तो मेरे आचरण में दिखने वाले उदाहरण देता हूँ, क्योंकि आचरण ही नियम है। आचरण करता हुआ मानव ही प्रमाण है। ऐसे प्रमाण के साथ विद्यार्थियों के सामने प्रस्तुत होता हूँ तो तुरंत ही बच्चों में अच्छा होना दिखता है। स्कूल का हर बच्चा निरीक्षण, परीक्षण, सर्वेक्षण कर सकता है। हर बच्चा जानना चाहता है, समझना चाहता है, समझकर तृप्त होना चाहता है। इसको मैंने अपने स्कूल में प्रमाण के रूप में देखा। अस्तित्व में व्यवस्था है, व्यवस्था को समझना है, व्यवस्था में जीना है, ऐसी व्यवस्था दूसरों को समझाना है। दर्शन के इस सूत्र का उपयोग मैंने अपनी क्लास में अक्षर सुधार उपक्रम के लिए किया। 2 महीने के अंदर ही 50 विद्यार्थियों के अक्षर में बदलाव आया। सभी बच्चों के अक्षर सुंदर हो गए। इस प्रयोग को मैंने 2018 में पहले वाले स्कूल में किया था। 300 विद्यार्थियों के अक्षर में बदलाव आया था। सभी बच्चों के अक्षर सुंदर हो गए थे। अब ये मैंने कैसे किया? एक दिन मैं अपनी अक्षरों को सुंदर बनाने के लिए टेबल पर कुछ अक्षरों के अवयव लिखने का सराव कर रहा था। मेरे टेबल के पास 4 विद्यार्थी खड़े थे। उन्होंने देखा और मुझे पूछा, सर आप क्या कर रहे हो? तो मैंने बोला, मैं अपनी अक्षर को सुंदर बना रहा हूँ। तो बच्चे बोलने लगे, हम भी अपना अक्षर सुंदर बनाना चाहते हैं। तो मैंने बोला, मेरे जैसा आप भी सराव करो। तो बच्चे 4 लाइन नोटबुक लेकर आए और मेरे जैसा सराव करने लगे। जब ये चारों ही बच्चे अपने अपने समूह में बैठकर सराव करने लगे, तो बाकी के बच्चे उन्हें पूछने लगे, आप क्या कर रहे हो? तो उन्होंने बोला, मैं अपने अक्षर को सुंदर बना रहा हूँ। तो बाकी बच्चे बोलने लगे, हमें भी अपना अक्षर सुंदर बनाना है। तो वे बोलने लगे, मेरे जैसा आप भी सराव करो। तो बच्चे 4 लाइन नोटबुक लेकर आए और उनके जैसा सराव करने लगे। इस तरह कड़ी से कड़ी जुड़ने लगी। स्कूल के सभी बच्चे अनुकरण करने लगे। स्कूल के 350 बच्चों में से 300 बच्चों के अक्षरों में बदलाव आने लगा। सभी बच्चों के अक्षर 2 महीने के अंदर ही सुंदर होने लगी। यह बात
बच्चों के माता पिता तक पहुंची। 7वीं कक्षा के कुछ अभिभावक आकर मुझे मिले, कहने लगे, सर मेरा बेटा 7 साल से स्कूल में पढ़ता है, पर पहली बार मैंने उसमें देखा कि उसने अपनी नोटबुक स्वयं लाकर मुझे दिखाई और कहने लगा, देखो मेरे अक्षर पहले कैसे थे, 2 महीने के अंदर ही कितने सुंदर हो गए। इससे यह प्रमाणित होता है कि स्कूल में पढ़ाना नहीं है, सिर्फ समझना है, जीना है, समझाना है। इस घटना से मैंने बच्चों में विश्वास मूल्य को देखा। मैं समझ सकता हूँ, जी सकता हूँ, दूसरों को समझा सकता हूँ। धन्यवाद। इस यहाँ पर मुझे अवसर प्रदान करने के लिए धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। बहुत सुंदर तरीके से आपने एक उदाहरण को लेकर अपनी बात रखी। मेन हॉल से जो है हमको इंटीमेशन आया है कि अपने पास अभी 4 मिनट बचे हैं और प्रज्ञा दीदी की बात होनी बाकी है। तो प्रज्ञा दीदी आप अपनी बात रखिए, मैं अपनी बात को मेन हॉल में रख लूंगा। कंटिन्यू करिए प्रज्ञा दीदी प्लीज। जी नमस्कार सभी को। श्रद्धेय श्री नागराज बाबा जी के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए मैं श्रीमती प्रज्ञा शिलेदार, नागपुर अध्ययनशील समूह की ओर से प्रचलित शिक्षा प्रणाली में मूल्यों का समावेश इस विषय पर अपना मत प्रस्तुत कर रही हूँ। जीवन विद्या से मेरा प्रथम परिचय सन 1998 में आवरी ग्राम में हुआ था। यह छत्तीसगढ़ क्षेत्र में विद्या अध्ययन का शुरुआती दौर था, अतएव मुझे आदरणीय श्री सोम भैया जी, श्रद्धेय श्री अंजनी भैया जी एवं अन्य साथियों के साथ शुरुआती शिविर करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। विवाह के पश्चात 2-3 जगह ट्रांसफर होते हुए हम नागपुर आ गए। यहाँ मैं भारतीय विद्या भवन में कॉमर्स शिक्षिका के पद पर हमारे प्रथम मार्गदर्शक श्री गणेश बागड़िया भैया जी व श्रीमती अर्चना दीदी जी के प्रति कृतज्ञ हूँ कि उनके मार्गदर्शन के पश्चात मेरा अस्तित्व को देखने का दृष्टिकोण ही बदल गया। दृष्टा रूप में वस्तु को देख पाने का प्रयास करते हुए मैं स्वयं को अपने परिवार व कार्यस्थल पर प्रतिकूल परिस्थितियों में भी समाधान पूर्वक प्रमाणित कर पाई, परंतु अध्ययन पीछे छूटता रहा। प्रचलित शिक्षा पद्धति सूचना प्रधान है। इसमें बच्चों को विभिन्न विषयों के कंटेंट को रटना सिखाया जाता है और उद्देश्य होता है अच्छे अंक लाना। अलग अलग तरह की परीक्षाओं का दबाव बच्चों पर होता है। स्कूल, कोचिंग क्लासेस सभी का उद्देश्य बच्चों को सिर्फ परीक्षाओं के लिए तैयार करना ही हो गया है। परिवार में भी बच्चों को एकाकी वातावरण दिया जाता है ताकि वे ज्यादा से ज्यादा ध्यान पढ़ाई की ओर देकर परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त कर सके, प्रतिस्पर्धा में प्रमाणित कर सके। फलस्वरूप बच्चे एकांत प्रिय हो जाते हैं। उनमें मानवीय मूल्यों की पूर्ण रूप से जागृति नहीं हो पाती। इसके लिए व्यवहार और सहकारिता की आवश्यकता है जो उनसे दूर रखा जाता है। मैं पिछले 25 सालों से 11वीं व 12वीं के विद्यार्थियों को पढ़ा रही हूँ। मैंने बच्चों का निरीक्षण किया है, उसके अनुसार उनकी यह आयु उस महत्वपूर्ण भूमिका में होती है जिनमें उनकी एडॉप्टिविटी बहुत ज्यादा होती है। उनमें शारीरिक, वैचारिक एवं व्यवहारिक परिवर्तन बहुत ज्यादा होते हैं। इस समय उनके अंदर काफी वैचारिक द्वंद्व चल रहे होते हैं। इस समय तक उन्होंने जीने के प्रति अपना एक दृष्टिकोण बना लिया होता है। उन पर परिवार, समाज, मित्र आदि सभी का दबाव होता है। परीक्षाएं देना है, अच्छे अंक लाना है, एडमिशन लेना है, आदि आदि। इन सब दबावों में विद्यार्थी के मूल्य जागृत होकर भी व्यवहार में दिखाई नहीं पड़ते। ऐसे दबाव के साथ विद्यार्थी विद्यालय पहुंचते हैं। वहां शिक्षक भी अनेक विचारों एवं तनावों से घिरा हुआ उनके स्वागत हेतु प्रस्तुत होता है और समस्या और भी गहन हो जाती है। मैंने जीवन विद्या के प्रकाश में बच्चों के साथ मानवीय मूल्यों पर कार्य किया और इसके काफी अच्छे परिणाम मिले। सर्वप्रथम विद्यार्थियों को आश्वस्त किया कि वे सभी एक समान हैं, कोई कम या ज्यादा किसी भी रूप में नहीं है। मैनेजमेंट विषय पढ़ाते हुए